Hello everyone, my name is Jennifer and I'm back with the lecture 4th, which is basically on Bloom's taxonomy and on the critical thinking part. So I'll be briefly I'll be very discussing the critical thinking part, but mostly I'll be just focusing on the Bloom taxonomy. Okay, so just a second. Yeah, so I think it's visible to everyone. So here, as I mentioned, that we'll be studying about the Bloom's taxonomy. So this is lecture 4. Okay, now in introduction part of critical thinking, I'll be first starting with the critical thinking part and gradually I'll move on towards the Bloom taxonomy part. Okay, so in introduction, okay, tell me what is critical thinking? आपने कभी सोचा है critical thinking क्या होता है? ये word I think हम लोग daily life में use करते हैं, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग से ही आपको समझ में आ रहा है, दिमाग पे ज्यादा जोर देने वाली बात हो रही है, ठीक है? मतलब कि बहुत इसको हम कह सकते हैं, हम डीप थिंकिंग भी कह सकते हैं, सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में, ठीक है? सो जैसे कि आप कोई भी कंसेप्ट ले लीजिए, है ना? लाइक टीचर ने आपको पढ़ाया और आपके दिमाग में मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रहा हूँ, है ना? लाइक मैंने लेक्चर 2 में आपसे डिस्कस करा था क्या, इंडोक्ट्रिनेशन, और मैंने टीचिंग की बात करी थी. सो इंडोक्ट्रिनेशन वाज अबाउट द रिजिड बिलीफ कि व्हाटएवर you have been taught, you have to believe that, otherwise if you be not accepting that thing, then the conflict will can occur. Okay, कि अगर आप उस चीज को नहीं मानोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देगी सोसाइटी, आप कह सकते हो ऐसा. तो इन अ सेंस अब आप सोच सकते हो, लाइक हम रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन की बात करते हैं जैसे, या पॉलिटिकल उसकी, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, राइट? और जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं मतलब कि वी आर हैविंग सम क्यूरियोसिटी टू नो कि ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों हम एक्सेप्ट क्यों करें, ठीक है? लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक और. ये जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको क्या क्यूरियोसिटी होती है क्वेश्चनिंग करने की, उसको आदत होती है कि वो छोटी छोटी चीज पर क्वेश्चनिंग करता है, और जब तक वो क्वेश्चनिंग करता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए या उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिल जाए, ठीक है? तो ऐसा होता है कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो प्रॉब्लम मतलब कि जो हम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है? और जब हम सोच रहे हैं, उस पर सोच विचार कर रहे हैं या डीप थिंकिंग कर रहे हैं और दिमाग पे जोर दे रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, थिंकिंग वाले पार्ट में, ठीक है? मतलब कि आप कह सकते हैं, एक सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में बफरिंग चलती है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है हमें, ठीक है? और सोल्यूशन जब हमें मिल जाता है तो हमारी क्यूरियोसिटी डाउन हो जाती है, ठीक है? और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना? लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो रिसर्च पेपर के लिए ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से सिंपली रीड कर लिया कुछ और आपने रिसर्च पेपर लिख दिया, नहीं. यू हैव टू गो थ्रू द लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स, इवन बुक्स ऑल्सो, है ना? तब जाके आपके दिमाग में चीजें आती हैं कि अच्छा, इन लोगों ने इस चीज पे काम करा है, तो मुझे इनसे अलग कुछ कंसेप्ट इवॉल्व करना है. तो जो वो स्टेज होती है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग की स्टेज होती है, ठीक है? मैं दिमाग पे जोर डालूंगी कि मुझे कुछ ऐसी चीज इवॉल्व आउट करनी है उस कंसेप्ट से कि वो नई हो, किसी ने उस पर बात नहीं की हो, है ना? तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का ही पार्ट है. नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. आपको समझ में आएगा कि मैंने क्रिटिकल थिंकिंग क्यों बात करी आपसे जब मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो the definition of critical thinking is the active and skilled process of conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and evaluating information in order to arrive at a conclusion or response.
जब भी मेरे सबसे पहले क्या होगा, मेरे दिमाग में कंसेप्ट आएगा, राइट। उसके बाद मैं उस कंसेप्ट को अप्लाई करूंगी, चाहे मैं अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करूं, चाहे मैं किसी भी फॉर्म में उसको उसका एप्लीकेशन करूं। फिर मैं एनालाइज करूंगी। एनालाइज, जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन करना, कि आप कंटेंट को कैसे ब्रेक करके उसको एनालाइज कर रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो। और जब हम कंटेंट को ब्रेक करने की बात करते हैं तो क्या होता है, वो हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में, मेजर और माइनर, ठीक है। एंड देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सिंथेसिस पार्ट, इसमें क्या होता है, जो सब टॉपिक्स आप लोगे उसमें एलिमेंट्स जो होंगे उसको आप कीनली स्टडी करोगे, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या होता है आपका, कि आप खुद को, कहते हैं ना हिंदी में कि भापना, कि आपको कितना आ गया है, चाहे वो आप खुद से, आप खुद को जज करो, या कोई टीचर या कोई आपसे बड़ा हो, जो कि मतलब आपको जिसने पढ़ाया हो, है ना, वो आपको इवैल्यूएट करे। किसी भी फॉर्म में इवैल्यूएशन हो सकता है, रिटन, ओरल, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। Now, as a result, critical thinking can be defined as self-directed process in which we take deliberate actions to think at a greater level possible. अब मैंने यहाँ पे किसकी बात करी, ग्रेटेस्ट लेवल पॉसिबल। जितनी मेरे मानसिक क्षमता है, जितनी मेरी दिमाग की शक्ति है, आप कह सकते हैं, उतना मैं उस एक्सटेंट तक चली गई सोचने में कि मैं एक क्रिटिकल थिंकिंग उस टॉपिक से रिलेटेड कर पाऊँ, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे मैंने यहाँ पे सिक्स लिखे हैं इसके बेनिफिट्स, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वी आर हैविंग द 6 benefits here of critical thinking. First is critical thinking helps a learner to build concepts, applications and expanding. कंसेप्ट आएगा, उसको आप अप्लाई करोगे, और जब आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया इवॉल्व होगा। तो वो कंसेप्ट क्या होगा, जो एप्लीकेशन का पार्ट होगा आपका, वो आपका एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका न्यू चीज इवॉल्व आउट होके आएगी वो एक्सपेंशन वाला पार्ट में आ जाएगा। जैसे कि मैंने दो केमिकल्स को रिएक्ट करवाया तो जो मेरी नॉलेज है उन केमिकल्स के बारे में, कि हाँ भाई दो केमिकल्स हैं, इनको रिएक्ट करें, ये होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करा उस पे लैब में, देन मेरे दिमाग में आया कि अगर हम ये चीज ऐड करें तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने तीसरी चीज उसमें डाली, और उससे क्या हुआ, एक नई चीज इवॉल्व आउट होके आई, एक नई चीज क्रिएट हुई। तो वो किस पार्ट में आ जाएगा, आपका एक्सपेंशन वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। Now the second is critical thinking helps in development of language skills, thinking skills as well as cooperative learning skills. ये आपके डेवलपमेंट पे भी वर्क करता है, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, थिंकिंग से रिलेटेड हो, आपके संज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके cooperative learning skills से रिलेटेड हो। थर्ड है critical thinking helps in understanding and evaluating the arguments of the learner. अब critical thinking से क्या होता है, वो हमें हेल्प करता है समझने में और इवैल्यूएट करने में कि बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है लर्नर का, उससे उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि ऐसा लर्नर क्यों कह रहा है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग द बिलीव्स ऑफ द लर्नर। दिस इज वेरी सिंपल। तो ये सेम ही पॉइंट, हाँ थोड़ा डिफरेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, और इवैल्यूएट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प, फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स द लर्नर टू मेक गुड और रैशनल डिसीजंस एंड रिजेक्टिंग इनकरेक्ट वंस। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो इट विल हेल्प अ लर्नर टू मेक गुड और रैशनल डिसीजंस। तो जब लर्नर दिमाग में जोर डालेगा तो कंसेप्ट उसको समझ में आएगा, तो वो नई चीज इवॉल्व करेगा, तो उसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। जब वो, जैसे मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आएगा तो मैं कई चीजों को रेफर करूंगी, रेफरेंस लूंगी कि अच्छा गूगल में मैं सर्च करूंगी कि
अच्छा इस चीज के बारे में इधर अलग अलग जगह अलग अलग साइट पे अलग अलग बुक्स में बात हुई है ना। तो फिर जो मेरा कंक्लूजन पार्ट होगा कि अच्छा तो मैं सही थी या गलत थी, तब जाके मैं कंक्लूजन पे आऊंगी, ठीक है। Now the sixth is it helps a learner to avoid foolish decisions in their daily life. जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, सोच विचार करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। Now we will move on towards the introduction of Bloom's taxonomy. So this is the very interesting concept. So we'll first discuss the introduction part, which is Bloom's taxonomy. So Bloom taxonomy or the taxonomy of educational objective developed in 1950s by American educational psychologist Benjamin Bloom. Okay, which fostered a common vocabulary for thinking about learning goals. ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो मॉडल था वो हमें बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1950 में, ठीक है। Bloom's taxonomy is founded on the idea that before moving on the more complicated models or modes of thinking, student must first gain fundamental foundational information about a subject. अब हम जब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, अब एकदम से मैं क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट तो नहीं ला सकती ना, इसको हम कहीं ना कहीं चलिए रिलेट करते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी किस चीज की बात करता है कि बच्चा ग्रेजुअली सोचने की क्षमता उसकी बढ़ती है। पहले वो छोटे कंसेप्ट को या छोटी चीजों जो प्रॉब्लम्स है उसको पहले समझेगा, है ना, एनालाइज करेगा, फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट जनरेट होगा कि जिसमें वो बहुत मतलब जिसमें वो कंक्लूजन पे आ जाएगा, मेजर कंक्लूजन पार्ट, मेजर माइनर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। सो द स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट गेन द फंडामेंटल, जो कि पहला जो एक बेसिक चीज है उस पे वो थिंक करता है, देन ग्रेजुअली वो लेवल बढ़ाता है अपने थिंकिंग का, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट आ जाता है फिर। नाउ third is Bloom's taxonomy is a system for defining and distinguishing different levels of human cognition such as thinking, learning and understanding. Bloom taxonomy क्या हमें बताती है, ह्यूमन कॉग्निशन के बारे में बताती है कि जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे बात करती है, थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्या रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। सोचना, कुछ सीखना और उस पर सोच विचार करना, समझना। नाउ आपको पता है, मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, लाइक आप स्कूल के टीचर्स है, आप बीएड प्रोग्राम में देख लीजिए, बीएड में जो एक बीएड एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें कि सिखाया जाता है टीचर्स को कि कैसे उन्हें लेसन प्लान करना है, कैसे उन्हें एक चैप्टर को कैसे पढ़ाना है ना, तो या सिलेबस कैसे बनाना है। जब हम सिलेबस बनाने की बात करते हैं तो टीचर किस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को। ये ऐसा बोला जाता है कि सबसे इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग सिलेबस हम कह सकते हैं कि जैसे हम कोई सिलेबस बना रहे हैं तो इसको हम दिमाग में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है। सो इधर आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। एक में लिखा है देन, एक में लिखा है नाउ। सो देन वाला पार्ट वो पुराना है और नाउ वाला 21st सेंचुरी का है, 2001 में आया था ये, ठीक है। सो फर्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड वन ट्राइंगल, जो ये नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन वाला है। सो here are 3 levels of Bloom's taxonomy. इसके ना 3 लेवल्स होते हैं। अब ये एंटायर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव होता है आपका दिमाग से रिलेटेड, संज्ञान से रिलेटेड। इफेक्टिव होता है आपका फीलिंग से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। साइकोमोटर जो होता है आपकी मोटर स्किल्स से रिलेटेड हो सकता है।
ठीक है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जो चार्ट बना था, तो बेसिकली हम अगर एग्जाम्स में बात करें सीटेट वगैरह में, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन पे ज्यादा फोकस रहता है। तो कॉग्निटिव डोमेन 6 टाइप्स के हैं इसमें। फर्स्ट है नॉलेज से स्टार्ट होता है, देन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन को हम अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑन, ठीक है। एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज में क्या होता है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने बचपन में पढ़ते हुए आए हैं, है ना, उसको आप कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में जो आपसे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो प्रीवियस नॉलेज भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि टीचर, जैसे मैं 4th क्लास का बच्चा है और 5th में सेम उसको पढ़ाया जा रहा है, 4th में उसने नाउन पढ़ा था और 5th में भी उसको नाउन पढ़ाया जा रहा है या टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो टीचर सबसे पहले डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आएगा, टीचर सबसे पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा कि उसको नाउन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है, तभी तो वो टाइप्स ऑफ नाउन पे जंप करेगी टीचर। उसको पता होना चाहिए बच्चे को कि 4th क्लास में नाउन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड है कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है, कि बच्चा कैसे उसको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन क्या है कि आप जो आप सोचोगे आपके दिमाग में रहेगा, प्रीवियस नॉलेज होगी, फिर आप उस पर सोच विचार करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, देन उसको अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन करोगे। अप्लाई नॉलेज टू द न्यू सिचुएशन, कि अच्छा हमें बचपन में ये पढ़ाया गया था, अब हमें ये चीज पढ़ाई जा रही है, तो मैं इसको इसमें अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है, इस कंसेप्ट में अप्लाई करके देखता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं कि कोई फॉर्मूला है, अच्छा हम बच्चे कभी कभार क्यूरियस होते हैं कि पुराने वो जो प्रीवियस फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा है, वो अगर हम न्यू कंसेप्ट में हम उसको अप्लाई करके देखें तो क्या पता आंसर आ जाए, है ना। एनालिसिस में क्या होता है, हम ब्रेक डाउन करते हैं कंटेंट को, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा उसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे, है ना, सिंपल पार्ट्स में उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। सिंथेसिस में क्या होता है, कंपाइल करते हैं, जिसके एलिमेंट्स होते हैं उसको उस उसको हम कीनली ऑब्जर्व करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, राइट। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि दिस इज द जजमेंट स्टेज, कि इसमें हम जज करते हैं कि जो हमने पढ़ा था या जो स्टेज 1 से आपकी चलती हुई आ रही है चीज, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, की मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से डेवलप हो पाई है या नहीं हो पाई है जो मैंने पढ़ा है ना, या मैं सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा होता है ना। तो टीचर का काम क्या होता है कि वो जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, क्या होता है, इवैल्यूएशन ही तो होता है, इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, चाहे वो ओरल हो रहे हैं एग्जाम आपके, चाहे आपके रिटन फॉर्म में हो रहे हैं, चाहे आपसे डिबेट कराई जा रही है, चाहे कोई भी एक्टिविटी कराई जा रही है, तो टीचर उसमें कीनली ऑब्जर्व करता है कि आपको प्रेजेंट की तो नॉलेज है ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, और आपको प्रीवियस नॉलेज से आप उसको कैसे इन्वॉल्व करते हो प्रीवियस नॉलेज को, तो वो इवैल्यूएशन पार्ट में कहीं ना कहीं हेल्प होता है आपको, मतलब हम जज कर पाते हैं कि आपको कितना आता है। नाउ इसमें मैंने थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कॉग्निटिव की डेफिनेशन, द मेंटल स्किल आर द कोर ऑफ द कॉग्निटिव realm. Individual progress from lower order to higher order thinking skills as they progress through this domain. जैसे मैंने बताया था कि धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। जैसे आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, अब मैं 2nd क्लास के बच्चे से कहूंगी कोई 10th क्लास का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने को नहीं कर पाएगा वो। अब जब उसका कॉग्निशन या उसका जो दिमाग है, जो मेंटल लेवल है, जब उसकी एज बढ़ेगी उसी के हिसाब से इंक्रीज होगा ना, तो उसी के हिसाब से वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा अपने स्टेज के अकॉर्डिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं उसको 10th क्लास का कंसेप्ट दे रही हूँ और वो एकदम से उसको कर लेगा, नहीं, वो अपने अपने लेवल के अनुसार उसको एनालाइज करेगा, उस पर सोच विचार करेगा, ठीक है। नाउ कॉग्निटिव डोमेन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 लेवल्स, जैसे मैंने बताया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन।
Moving on towards the second part, which is the affective domain. Here, emotions, attitude, feelings are the foundation of this realm. This domain is concerned with people's emotional reactions and their ability to sense the suffering or delight of other living things from the lowest to the greatest level of process in this domain. इसमें भी यही होता है कि लोवेस्ट से ग्रेटेस्ट लेवल तक जाता है आपका इफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। और ये इमोशन से रिलेटेड होता है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गई आपको कि जब भी इसकी ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात होगी तो आपको ना एक कोड वर्ड याद रखना है, 3H। 3H में क्या होता है? 3H मतलब 3 बार H H H। H कॉग्निटिव के लिए एक मतलब कि हाँ 3H था कंसेप्ट वो, ठीक है। हेड कॉग्निशन से जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं, एक सेकेंड, यस। सो जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो इसमें एच का मतलब क्या होता है कि आपके हेड से रिलेटेड है। हेड मतलब दिमाग, मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड है। इफेक्टिव की बात करते हैं, इसमें एच किस चीज से रिलेटेड है? आपका हार्ट से, ठीक है। इसको आप इमोशंस कह सकते हैं, फीलिंग्स कह सकते हैं, है ना। और साइकोमोटर में जब हम बात करते हैं तो एच किससे रिलेटेड होता है? हैंड्स से। हैंड्स क्या है? इसमें हम ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और बस ये 3H आपको याद करने हैं। अगर आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी याद नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से इसको ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। सो वी वर ऑन द इफेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था? 5 लेवल्स ऑफ डोमेन थे, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, एंड एक और था मैंने मेंशन नहीं करा है इसमें, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो रिसीविंग में क्या है? बच्चा रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन। रेस्पॉन्डिंग में क्या है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आंसर दे रहा है। वैल्यू मतलब कि उसका महत्व वो जानता है, ऑर्गेनाइज कर रहा है उस नॉलेज को, ठीक है। और क्या कर रहा है? फिफ्थ, चलिए मैं इसे बाद में लिख दूंगी, ठीक है। और क्या कर रहा है? फिफ्थ में कैरेक्टराइजेशन कर रहा है, ठीक है। नाउ we'll move on towards the psychomotor part. साइकोमोटर जैसे मैंने आपको बताया कि किससे रिलेटेड होता है? किससे रिलेटेड होता है? हैंड से रिलेटेड होता है, मतलब हमारी मोटर स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज सेंटर्ड ऑन डूइंग थिंग्स। कैसे आप एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो। द गोल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन आर टू चेंज एंड डेवलप बिहेवियर और स्किल्स। आपके साइकोमोटर जो स्किल, ये डोमेन बात करता है आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, और बिहेवियरल चेंजेस या इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर की बात करता है, ठीक है। इसमें कितने लेवल्स हैं इस डोमेन के? 3 लेवल्स नहीं है, इसके हैं 5 लेवल्स जो मैंने लिख रखे हैं। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी टीचर ने मुझे इसी का एग्जांपल दिया था, मुझे याद है। तो जैसे लड़कियां खाना बनाना सीखती हैं, लड़कियां क्या लड़के भी सीखते हैं। तो जब खाना बनाना एकदम से आप जाके किचन में थोड़ी बनाने लग जाते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, आपकी मम्मी खाना बना रही है, आप वहां पे मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं उस चीज को, खड़े खड़े इमिटेट कर रहे हैं, है ना। और जब आप उसे बनाने लग जाएंगे फिर आप नेक्स्ट टाइम आप खुद बनाएंगे। इमिटेट मतलब आपने, आपका इमिटेशन वाला पार्ट हुआ है। मैनिपुलेशन में क्या होगा? जब आप खुद बनाएंगे उस खाने को तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना। कभी नमक ज्यादा पड़ गया, कभी कुछ ज्यादा पड़ गया, कभी मसाला जल गया, ऐसा होता है। अब प्रिसिशन में क्या होगा? मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं फिर से पूछूंगी मम्मी से कि मैंने क्या गलती करी, तो मम्मी मुझे बताएंगी कि तुमने नमक ज्यादा डाल दिया है, तुमने मसाला जला दिया है ना। तो वो प्रिसिजन वाला पार्ट हो गया। आर्टिकुलेशन में मैं क्या करूंगी? मैं
उस गलती को सुधारूंगी, है ना, और सुधारूंगी। और जब वो परफेक्टली जब मैं देखूंगी कि जैसे मेरी मम्मी ने बनाया वैसे ही टेस्ट आए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एज इट इज चीजों को बराबर तरीके से डाला, ठीक है, तो वो आर्टिकुलेशन वाले पार्ट में आ जाता है। अब नेचुरलाइजेशन में क्या आता है, अब मैं उस डिश को बार बार बनाऊंगी तो एक परफेक्शन मेरे में आ जाएगा, सेम टेस्ट आ जाएगा जो मेरी मम्मी बनाती है ना। तो वो नेचुरलाइजेशन है, वो नेचुरली मेरे स्किल्स में डेवलपमेंट हो जाएगा। वो सुधरा जो होगा, टेस्ट होगा, वो सेम टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो वो नेचुरलाइजेशन वाले प्रोसेस में होगा। इधर मैंने ब्रीफ में आपको बताया है कि कॉग्निटिव नॉलेज संज्ञान से रिलेटेड, मतलब कि इसमें जैसे आप ब्रेन देख रहे हैं, इफेक्टिव हार्ट से रिलेटेड, थ्री एच बताए थे मैंने आपको, तो इफेक्टिव हार्ट से रिलेटेड, और साइकोमोटर एच, थर्ड एच किससे था, हैंड से रिलेटेड, मतलब साइकोमोटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मी यू शुड grasp this कि this is very important to remember. First, cognitive domain किसने दिया था हमें, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने दिया था, और उनके साथ कर्थवोल भी थे, ठीक है। बट बेसिकली कॉग्निट, अब उसके अंदर जो सब डोमेन्स आते हैं, कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। तो कॉग्निटिव वाला कंसेप्ट किसने दिया था, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, इन्होंने दिया था, इनकी बात मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में की थी। और आपका इफेक्टिव डोमेन जो कि आपके फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड है, वो किसने दिया था, कार्थवोल एंड मासिया ने, ठीक है। और साइकोमोटर वाला कंसेप्ट सिम्पसन एंड हैरो ने दिया था, लेकिन जो हमारी रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें डेविड ने दिया था हमें साइकोमोटर वाला कंसेप्ट, ठीक है, डेव ने दिया था। तो मैंने आपको पुराना वाला कंसेप्ट बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ ये सेकंड वाला, दिस वन, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये 2001 में आप कह सकते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी आई थी। तो रिमेम्बरिंग, इसमें नॉलेज को क्या करते हैं, आप इसमें नोटिस करेंगे ना, इसमें आईएनजी फॉर्म लग गया है, वर्ब लग गया है, नॉलेज रिमेम्बरिंग, नॉलेज को कन्वर्ट कर दिया रिमेम्बरिंग में, आईएनजी फॉर्म आ गया, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, अप्लाइंग, एनालिसिस, एनालाइजिंग। लेकिन जब आप ऊपर सेकंड जो हाईएस्ट लेवल पे आएंगे, आप इसमें इवैल्यूएशन और सिंथेसिस वाले में, और क्रिएटिंग और इवैल्यूएशन, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जो प्रीवियस ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें इवैल्यूएशन वाला पार्ट ऑन द टॉप है, बट रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएटिंग वाला पार्ट सेकंड लास्ट में है, ठीक है। देन सिंथेसिस की यहाँ पे जो बात हो रही है, वो उसको रिप्लेस कर दिया गया है वर्ड से, क्रिएटिंग से। सिंथेसिस मतलब कि कंबाइन करना, ठीक है, सिंथेसाइज करना, उसको क्रिएट करना, एक नई मतलब सारे कंसेप्ट को, या जो सब एलिमेंट्स मैंने एनालिसिस में यूज करे थे उसको मैं कंबाइन करके एक होल कंसेप्ट बना दूंगी, ठीक है, वो सिंथेसिस वाले पार्ट में हो गया। आई थिंक कुछ हमने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ नहीं रह रही है। That's all for today. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy and बस करते रहिए मेहनत, वर्क कीजिए, ग्रो कीजिए। इंसान से तो गलती होती है, कोई बात नहीं, ठीक है।